पिछले वीडियो में हम लोगों ने जे एडवांस 125 के फिजिक्स के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे इन कंप्लीट डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, सो होपफुली ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया होगा। देखते हैं इसमें सिचुएशन क्या है। सो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया हुआ है जिसका वैल्यू 10⁻⁸ कूलम है and it is kept at a distance of 20 cm from the center of a neutral conducting sphere of radius 10 cm। और एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर से ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। उसके बाद स्फीयर को हम लोग ग्राउंड करते हैं एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड। उसको ग्राउंड करते हैं स्फीयर को और स्फीयर में कितना चार्ज आता है उसको हम मेजर करते हैं। उसके बाद ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड एंड सब्सिक्वेंटली द पॉइंट चार्ज मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ग्राउंडिंग को रिमूव करते हैं और जो पॉइंट चार्ज है उसको 10 सेंटीमीटर और दूर ले जाते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर से, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास चार ऑप्शंस हैं कि क्या क्या सही होगा और ये मल्टी करेक्ट है, तो इसमें वन और मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे पहला जो ऑप्शन है बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। तो पहले सेटअप देख ले। तो जैसे यहाँ पर Q का जो वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू 10⁻⁸ कूलम दिया हुआ है, ठीक है। और इनिशियली ये जो Q है स्फीयर से, यहाँ पे स्फीयर है इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इससे ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। इनिशियली अर्थिंग नहीं है तो आप इनिशियली आप मान सकते हो कि अभी जो स्विच है यहाँ पर ये अभी ओपन है, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है, बट ऑफ कोर्स इस चार्ज के प्रेजेंस की वजह से इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन। तो जो पहला ऑप्शन है कि बिफोर द ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट, इसको चेक करते हैं सही है या नहीं है। सो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, पोलराइज होकर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा उतना ही सेंटर का भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर का जो इनसाइड सरफेस होता है, इनसाइड वॉल्यूम जो होता है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे सेंटर को पिक करने का फायदा क्या होता है, ये सिमेट्रिकल पॉइंट हो जाएगा। जैसे पी पे आप देखो तो पी अनसिमेट्रिकल पॉइंट है, बट सी कैसा होगा, सिमेट्रिकल पॉइंट होगा। तो हम पहला जो ऑप्शन है उसमें लिख सकते हैं कि भाई वीपी जो होगा वो वीसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एक और फायदा क्या है सी को पिक करने का, कि ये जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। सो इफेक्टिवली क्यू की वजह से ही पोटेंशियल आएगा। तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय, इसको लेट्स से हम R1 बोलते हैं, ये R1 आ जाएगा, राइट। तो 9 × 9 हो गया। Q का वैल्यू यहाँ पर 10⁻⁸ दिया हुआ है और जो R1 है वो 0.2 दिया हुआ, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 450 वोल्ट। तो जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब कह रहा है कि चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज 5 × 10⁻⁹ कूलम। अब जब ग्राउंडिंग आप करोगे जरा सोचो क्या होगा। जैसे आप ग्राउंडिंग करोगे, नहीं, जब आप ग्राउंडिंग करोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा सरफेस पे, राइट। तो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है Q डैश इस पे अपीयर हो रहा है अर्थिंग की वजह से। तो अगेन यहाँ पे जो सरफेस का पोटेंशियल होगा या सेंटर का पोटेंशियल दोनों सेम होगा। तो सरफेस का पोटेंशियल हम देख सकते हैं 0 है, तो उतना ही सेंटर का भी पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये R1 डिस्टेंस है विच वाज 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर कि जो VP होगा वो VC होगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगेन C मेरा सिमेट्रिकल पॉइंट है तो इसको पिक करना ज़्यादा आसान है मेरे लिए। तो KQ बाय R1 एंड KQ डैश जो सर इसके स्फीयर पे अपीयर हो रहा चार्ज, इसको हम कैपिटल R बोलते हैं। जो 10 सेंटीमीटर इसको कैपिटल R बोलते हैं। दिस वुड बी इक्वल टू 0। तो Q डैश जो होगा वो हो जाएगा -R/R1 इंटू Q हो जाएगा। तो -R यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और Q मेरा 10⁻⁸ हो जाएगा, राइट। तो हम देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है ये -5 × 10⁻⁹ आ जाएगा, इतना कूलम आ जाएगा, ठीक है ना।
ये 0.5 होगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, वो भी सही है, ऑप्शन नंबर बी में यही है हमारा। फिर तीसरा, आफ्टर द ग्राउंडिंग इज रिमूव द चार्ज ऑन द स्फीयर इज -5 × -9 कूलम। अब जैसे आप ग्राउंडिंग को हटाओगे तो यही जो चार्ज है क्या हो पूरे स्फीयर पे ऐसे फैल जाएगा, राइट। इनिशियली जब आपने अर्थ किया था तो ये जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज हो गया था यहाँ से। आप जैसे इसको अर्थिंग को हटाओगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हुआ ये पूरे स्फीयर पे फैल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा सही हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी है, द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। मतलब फाइनल मतलब ये होगा कि जब इस चार्ज को आप फर्दर 10 सेंटीमीटर दूर ले गए तो अब क्या होगा, जो नया सिचुएशन है उसमें क्या होगा कि जैसे जब आप और दूर ले जाओगे, अभी अर्थिंग खत्म हो गया, अर्थिंग को हमने हटा दिया है और अभी इस पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। इस पे नेगेटिव चार्ज है जो कि क्यू डैश के इक्वल था, तो क्यू डैश ऑलरेडी इस पे प्रेजेंट है अभी, है ना। अर्थिंग हट चुका है, इसका रेडियस हमने कैपिटल आर लिया था और ये जो डिस्टेंस अभी 30 सेंटीमीटर हो गया, जो पहले इसको R2 बोलते हैं, ये 30 सेंटीमीटर, पहले 20 सेंटीमीटर था और 10 सेंटीमीटर और इसको पीछे ले गए हैं तो 30 सेंटीमीटर। सो अगेन यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक सरफेस का पॉइंट ले लीजिए, एक सेंटर का पॉइंट ले लीजिए, तो VP जो होगा VC के इक्वल होगा और जो VC होगा वो हो जाएगा KQ/R2, है ना, और प्लस KQ डैश बाय R हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ हमें यूज करना है। K का वैल्यू 9 हो गया और यहाँ पर Q/R2, Q मेरा टर्म -8 था, जो R2 है 0.3 है, जो Q डैश है वो मेरा कितना आया था 5 इंटू माइनस साइन के साथ -5 × 10⁻9, है ना। और इसका जो रेडियस है कैपिटल R जो है 0.1 है, 0.1। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से करेंगे तो ये 90 ये 300 आ जाएगा और यहाँ आप करोगे तो ये वैल्यू 450 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस जब निकालो तो ये -150 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ 300 वोल्ट दिया हुआ तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, B एंड C। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का मिक्स, दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो सेटअप है इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर दो मिरर है ना, दो कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है और बीच में एक स्लैब है, ऐसा स्लैब है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस कर किया गया है दोनों ही मिरर से, ठीक है ना। और इसका थिकनेस t दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, मतलब ये t/2 पे है, राइट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। फोकल लेंथ दोनों का f दिया हुआ है, ठीक है। अब लिखा है कि मोनोक्रोमेटिक पॉइंट लाइट सोर्स S is embedded at the center of the slab on the principal axis. For the image to be formed on S itself, which of the following distances between the two mirrors is by R correct? तो ये भी more than one correct है, तो वन एक से या एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सोर्स पे ही मेरे को इमेज बनाना है, तो इसमें एक्चुअली दो केस एग्जिस्ट करता है और हमें यूजुअली एक ही केस की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो पहले हम वो लॉजिक समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा इसके लिए सुटेबल आंसर होगा, है ना। तो बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा गया है कि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा जिससे जहाँ पर सोर्स है वहीं पे इमेज बने, और हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले ऐसा कब होगा। तो अगर मान लीजिए अभी कोई किसी भी स्लैब को हम नहीं रखते हैं, तो मान लीजिए 2 मिरर हैं, राइट। तो अगर आप इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे, 2f पे रखोगे, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि नॉर्मल इंसिडेंस होगा इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, जहाँ सोर्स होगा वहीं पे इमेज बनेगा, जहाँ सोर्स होगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे 2 मिरर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसके फोकल लेंथ पे सोर्स को रखो, नहीं तो क्या हुआ, यहाँ से जाएगा, फिर क्योंकि फोकल लेंथ से पास कर तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल होकर फिर ये फोकल लेंथ से पास कर जाएगा, राइट। तो जहाँ सोर्स है वहाँ पे इमेज बन गया, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, फोकल लेंथ पे रख के भी जहाँ पे सोर्स वहाँ पे इमेज बना सकते हो, और इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही करना है, दोनों ही केस को कंसिडर करना है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर एक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस किया, तो स्लैब की वजह से क्या हो जाएगा, स्लैब की वजह से आप देखो, मान लें कि ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में d है, राइट। तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल प्लेस है तो ये कितना होगा, d - t डिवाइड बाई 2, दोनों ही तरफ d - t डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो
ये हो गया डिस्टेंस। अब यहाँ पर इसको 2f होना है, पहला जो केस है जब आप यहाँ पे 2f रखोगे, बट कहाँ से, ये मिरर से, मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में 2f होना चाहिए। तो ऑफकोर्स जब ये यहाँ से जाएगा तो इसके बाद ये थोड़ा इससे दूर जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा तो कहीं यहाँ बनाएगा। ये जो अपेरेंट डेप्थ है कितना होगा, t/2 म्यू हो जाएगा, राइट। ये जो थिकनेस है t/2 है, तो इसका जो अपेरेंट डेप्थ होगा इस सरफेस से t/2 म्यू हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा d माइनस टी, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि d माइनस t/2 प्लस t/2, और म्यू यहाँ पे एन नॉट दिया हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है एन नॉट, है ना। दिस मस्ट बी इक्वल टू 2f। एक केस में ये हो जाएगा, दूसरे केस में कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू f के इक्वल हो जाएगा, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि d/2 जो होगा यहाँ पर 2f प्लस t/2 इंटू 1 माइनस 1/n0 आ गया। सो यहाँ से d का वैल्यू 4f प्लस t इंटू 1 माइनस 1/n0। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो ये मेरा सही आ गया। और जब आप इसका वैल्यू f रखोगे, जब ये f रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जब आप इसको f रखोगे, दूसरा केस जो है ये वाला जो केस है, तो यहाँ पर d माइनस टी डिवाइड बाई 2 प्लस t/2 n0, ये f हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू d/2, यहाँ पर f प्लस t/2 1 माइनस 1/n0, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा 2f प्लस टी इंटू 1 माइनस 1/n0। तो इससे मेरा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस दोनों ही पॉसिबिलिटी को हमें कंसिडर करना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी इलेक्ट्रोस्टैट्स पे बेस्ड है ना। यहाँ पर दो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, बेसिकली चार्ज शीट लिया गया है यहाँ पर, है ना, और चार्ज शीट के कॉरेस्पॉन्डिंग दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो पहले ये देख लेते हैं कि जो चार्ज शीट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक सेटअप ऐसा है, कॉन्फ़िगरेशन 1 जो है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है। इसमें यहाँ पर चार्ज जो है प्लस सिग्मा नॉट, यहाँ पे माइनस सिग्मा नॉट, है ना, यहाँ पे प्लस सिग्मा नॉट, यहाँ पे माइनस सिग्मा नॉट, है ना, प्लस सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट। और ये जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या है, उसमें यहाँ पर प्लस सिग्मा नॉट बाई 2 है, यहाँ पर माइनस सिग्मा नॉट है, यहाँ पे प्लस सिग्मा नॉट है, माइनस सिग्मा नॉट है, प्लस सिग्मा नॉट है और माइनस सिग्मा नॉट बाय 2 है, ठीक है। और यहाँ पे रीजन डिफाइन किया गया है 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है, ठीक है ना। सिग्मा नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, सिग्मा नॉट जो है वो आपको 9 इंटू 9 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर लेना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एंड जो दो कंसेक्यूटिव शीट्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में वो 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और फिर 4 ऑप्शन है, सबको देखना है कौन सही है कौन गलत है। सो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है कि इन रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो रीजन 4 यहाँ पे आ गया कॉन्फ़िगरेशन 1 का। तो आप देख सकते हो, हमें क्या देखना है, सीधे लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो जितने भी चार्ज है ये इसको कैंसिल आउट करिए, इसको कैंसिल आउट कर लेगा। इफेक्टिवली यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में ये क्या कैंसिल आउट कर लेगा, तो ये भी नेट सरफेस चार्ज 0 हो गया। तो 4 पे जो फील्ड है हमें दिख रहा है इन कॉन्फ़िगरेशन 1 ये 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन में कह रहा है इन रीजन 3 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको चेक करते हैं। इन रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2, तो यहाँ भी वैसे करेंगे, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये कैंसिल आउट कर लेगा, इसके राइट साइड में ये इसको कैंसिल आउट कर, तो इफेक्टिवली इसकी और इसकी वजह से आएगा, इसके से राइट वर्ड आएगा 3 में, रीजन 3 में, और इसकी वजह से भी राइट वर्ड आएगा। तो ऑफकोर्स जो E3 होगा इन कॉन्फ़िगरेशन 2 वो कितना हो जाएगा, वो होगा सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट की वजह से इतना होता है, इंटू ट्वाइस करोगे क्योंकि दोनों शीट का फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दिस इज सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ जो दिया हुआ सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया।
अब आते हैं सी पे, ठीक है ना। सी है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज 5 वोल्ट। तो अभी अगेन यहाँ पे हमें फील्ड का नेचर पता होना चाहिए, तभी हम इस पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड का नेचर देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए है, ठीक है ना। सो E1 जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो वैसे ही जो लॉजिक बताया था E1 हम बात करें तो ये कैंसिल आउट कर लेगा, ये कैंसिल आउट कर लेगा, तो इसका और इसका बचेगा, तो राइट साइड में आ जाएगा। तो आप सीधे लिख सकते हो सिग्मा नॉट बाय, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसकी और इसकी वजह से आएगा और राइट साइड में आएगा इसके, है ना। बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे सब इसके एक ही साइड में, राइट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। E2 की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो वैसे ही करते हैं, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट कर लिया, ये कैंसिल आउट कर लेगा, तो E2 मेरा 0 हो गया। E3 की बात करें तो E3 जो होगा ये कैंसिल आउट कर लिया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट कर लिया, तो सिग्मा नॉट ये माइनस सिग्मा इसकी वजह से है, तो राइट साइड में आएगा, है ना। अच्छा, डायरेक्शन में लिखते जाते हैं, जैसे यहाँ पर E1 मेरा जो आया है ना, E1 मेरा जो आया है ये राइटवर्ड आया है, राइटवर्ड डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि E3 भी आप देखो तो ये कैंसिल आउट ये राइट साइड में आएगा, तो सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट ये राइटवर्ड आएगा, नहीं हाँ ये राइटवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, E4 ऑलरेडी निकाल चुका हमने, E4 मेरा 0 था, और E5 क्या होगा, तो ये कैंसिल आउट कर जाएगा, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये कैंसिल आउट कर जाएगा, इफेक्टिव इसका और इसका आएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा, राइट साइड में आएगा, ये भी सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा राइट वर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 1 और 5 के बीच में, तो डेल्टा V 1 और 5 के बीच में चाहिए, तो सब एक ही डायरेक्शन में फील्ड, तो और डिस्टेंस d है, तो ED होता है जहाँ पे फील्ड कांस्टेंट होता है, हमें पता है, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू d कर लीजिए, और यहाँ पर ये राइट वर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लें तो 1, फिर ये 0, फिर 1, है ना, और फिर यहाँ भी 1, राइट। तो राइटवर्ड, ये भी राइटवर्ड, ये भी राइटवर्ड, और सारा जो वैल्यू है तो ये कितना आ गया, ये 3 सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन इंटू डी, सारा वैल्यू रख देना है। सिग्मा नॉट का जो वैल्यू है वो 9 माइक्रोकुलम है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 9 × 10⁻12 दिया हुआ है, ये SI यूनिट में है, और जो D का वैल्यू है वो 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर आप देख सकते हो 10⁻6 10⁻6 10⁻12 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इफेक्टिव ये 3 वोल्ट आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है 5, मतलब जो ऑप्शन सी में 5 वोल्ट दिया, तो ये गलत आ गया, राइट। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं, राइट, ऑप्शन डी को चेक करते हैं। सो ऑप्शन डी में अगेन, है ना, ऑप्शन डी में अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये ऑप्शन, राइट। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है फर्स्ट और लास्ट शीट के बीच में, तो अगेन हमें फील्ड का नेचर पता होना चाहिए, तभी हम लोग बता सकते हैं, राइट। सो हम लोग देखते हैं फील्ड का जो नेचर है ऑप्शन, तो ऑप्शन डी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, ऑप्शन डी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो E1 कितना हो जाएगा, E1 अगर देखें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट, तो वैसे ही करेंगे, तो ये कैंसिल आउट कर लेगा, ये कैंसिल आउट कर लेगा, तो इसका और इसका आएगा, तो ऑफकोर्स सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये राइट वर्ड डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, राइट, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। E2 की हम बात करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के राइट साइड में ये कैंसिल आउट करेगा, है ना, और इसको अब देखें राइट साइड में देखें तो ये बनाएगा प्लस सिग्मा नॉट बाय 2, और लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये बनाएगा माइनस सिग्मा नॉट बाय 2, तो इधर आएगा प्लस सिग्मा नॉट बाय 2 के रेस्पेक्ट में, तो 2 के रेस्पेक्ट में राइट साइड में जो आया मेरे पास कितना आ गया प्लस सिग्मा नॉट बाय 2, और लेफ्ट हैंड साइड में इफेक्टिवली देखा जाए तो आ गया माइनस सिग्मा नॉट बाय 2। अब देख सकते हो इसकी वजह से फील्ड आएगा, ये इसका इधर आएगा और इसका भी इधर ही आएगा, तो ये आएगा सिग्मा नॉट, है ना, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये लेफ्ट वर्ड आएगा, ये ध्यान रखना, राइट। अब E3 की बात करते हैं, ठीक है। सो E3 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, E3 जो हमारा था ये सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, ऐसे दोबारा भी देख लें, तो E3 में क्या होगा, इसका कैंसिल आउट, इसका कैंसिल आउट, तो जो आएगा इसकी वजह से आएगा, और ये आ रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो सिग्मा नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट किधर आ जाएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। और E4 देखें, है ना, तो E4 में क्या होगा, E4 में अगर हम देखें तो अगेन इसके वजह से कैंसिल आउट, ये कैंसिल नहीं, ये दोनों एड अप करेगा, ये कैंसिल आउट हो गया,
है ना। 4 के रेस्पेक्ट में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये कैंसिल आउट, ये माइनस सिग्मा नॉट बाई टू आएगा, माइनस सिग्मा नॉट बाई टू। और राइट साइड में देखें तो सिग्मा नॉट, ये प्लस सिग्मा नॉट बाई टू आएगा, राइट। तो हम देख सकते हैं ये कैंसिल आउट कर रहा है, राइट। सो E4 जो है इसकी वजह इस तरफ E4 यहाँ पर कैंसिल आउट माइनस सिग्मा नॉट बाई टू, और इसके रिस्पेक्ट में प्लस सिग्मा नॉट बाई टू। तो ये इधर आया और ये भी इधर ही आएगा, अच्छा एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। सो ये इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है तो सिग्मा नॉट बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये लेफ्ट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। एक बार E3 भी चेक कर लें तो E3 में क्या हो रहा है, E3 में ये कैंसिल आउट हो गया, इसका राइट वर्ड आया है ये, और ये लेफ्ट वर्ड आएगा, नहीं तो E3, हाँ ठीक है, सही है। E4, अब E5 देख लेते हैं। E5 में क्या होगा, E5 में आप देखो तो 5 के रिस्पेक्ट में राइट साइड में माइनस सिग्मा नॉट बाई टू है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये कैंसिल है, और ये कैंसिल है प्लस सिग्मा नॉट बाई टू। तो आप देख सकते हो राइट वर्ड आएगा सिग्मा नॉट बाई टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ऑफकोर्स बहुत केयरफुल रहना, अदरवाइज चांस है गलत होने का। यहाँ जब निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 5 के बीच में, तो डायरेक्शन के साथ इंटू डी कर लेना है, तो सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट डी तो कॉमन सब में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये प्लस हाफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हाफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस हाफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस हाफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस हाफ आ जाएगा, राइट। तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा नॉट डी बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जीरो कह रहा है, तो फिर आगे सोचना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ये सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम मूव करते हैं। इस वीडियो का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कार्नोट इंजन पे बेस्ड है, राइट। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक लैंग्वेज में एक जगह ट्विस्ट है, और देयर आर चांसेस कि वहाँ पे गलती हुई हो बहुत लोगों से, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर एक कार्नोट इंजन डिफाइन किया गया है, जिसका हॉट रिजर्वायर जो है वो है 1000 केल्विन के टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हीट निकलता है ना, हीट निकलता है, जिसका कुछ पार्ट वर्क डन में जाता है, कुछ पार्ट यहाँ पे ये हीट इंजन है, कुछ पार्ट इसका वर्क डन में जाता है, कुछ पार्ट यहाँ पर रिजेक्ट होगा सिंक में, ठीक है। इसको हम T2 बोलते हैं। और ये जो वर्क डन यहाँ पे जा रहा है, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो एफिशिएंसी है क्वेश्चन में मेंशन है 0.4 दिया हुआ है, और कार्नोट इंजन है, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 150 जूल का हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो Q1 का वैल्यू 150 जूल क्वेश्चन में मेंशन है। अब ये जो वर्क डन है इसको ये यूज़ कर रहा है हीट पंप में, राइट। तो ये जो वर्क डन हो रहा है एक हीट पंप में इसको यूज़ कर रहा है ना। ध्यान रखिए यहाँ पे हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्या फ़र्क हो जाएगा। और इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, बीटा का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगेन इसका जो सोर्स का टेम्परेचर है ये 300 केल्विन दिया हुआ है, लेट्स इसको T1 डैश बोलते हैं, 300 केल्विन दिया हुआ है। और यहाँ पर जो इसका सिंक का टेम्परेचर लेट्स से ये T2 डैश है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन पूछा गया ऑप्शन में, राइट। और इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ये 300 केल्विन दिया हुआ है। तो which of the following लिखा स्टेटमेंट is by R correct? सो जो पहला ऑप्शन है कि जो वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन इन 1 साइकिल इज 60 जूल। तो ये तो मेरे को दिख रहा है, ईटा जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये होगा W बाई Q1 हो जाएगा, ये तो हमें पता है डेफिनेशन से। तो यहाँ पर जो W होगा ये कितना हो जाएगा, W आ जाएगा ईटा Q1 आ जाएगा, ये 0.4 हो गया, Q1 150 है तो 60 जूल। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, ये है टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन। तो ये एफिशिएंसी का डेफिनेशन चल जाए, क्योंकि कार्नोट इंजन है तो यहाँ पर Q2 बाई Q1 होता है, विच इज इक्वल टू T2 बाई T1 फॉर कार्नोट इंजन, ठीक है ना। सो ये 0.4 दिया हुआ, ये 1 है, T2 हमें निकालना है और T1 मेरे को पता है 1000 केल्विन, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ये इधर जाए 0.6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो T2 का वैल्यू 600 केल्विन हो जाएगा, तो ये भी सही है। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन कि टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 270
केल्विन। अब यहाँ गलती होती है, यहाँ पर ये हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो होगा वो क्या होगा, जैसे ये Q1 है तो ऑफकोर्स यहाँ क्या हो रहा होगा, हीट कुछ यहाँ एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा नहीं, तो जैसे इसको हम Q2 डैश बोलते हैं, इसको Q1 डैश बोलते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जब हीट पंप होता है तो सोर्स के पास कितना हीट रिसीव हो रहा है उससे हमें मतलब होता है, और जब हम ऐसे रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं तो हीट कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है नीचे से, कोल्ड टेम्परेचर से कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो इन केस ऑफ हीट पंप जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो Q1 डैश बाय W होता है, और इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है वो Q2 डैश बाय W होता है। तो यहाँ पर Q1 डैश बाय W हुआ क्योंकि हीट पंप है, और यहाँ पर आई बिलीव बहुत सारे बच्चों से गलती हुई होगी। तो यहाँ पर जो बीटा का वैल्यू होगा ये Q1 डैश बाय W होगा, और Q1 डैश को फर्दर आप लिख सकते हो Q1 डैश माइनस Q2 डैश, क्योंकि और कारनॉट है ये रेफ्रिजरेटर भी, तो इसको आप लिख सकते हो T1 डैश माइनस T1 डैश माइनस T2 डैश। इसका वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, T1 डैश हमें पता है 300, सो 300 बाय T1 डैश माइनस T2 डैश, ये भी 300 है, T2 डैश मेरे को निकालना है 10, सो यहाँ से ऑफकोर्स T2 डैश का वैल्यू जो होगा 270 केल्विन आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी सही निकला, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप बोल रहा है इन वन साइकिल इज 540 जूल। तो इसको भी आराम से निकाल सकते हैं, जो कोफिशिएंट परफॉर्मेंस का डेफिनेशन उससे निकल जाएगा। सो बीटा जो था मेरा कितना था, वो था Q1 डैश बाय W, Q1 डैश बाय W। सो यहाँ से Q1 डैश जो होगा बीटा इंटू W, बीटा है हमारा 10 और W हमने 60 जूल निकाला था, ये 600 जूल हो जाएगा, और यहाँ जो ऑप्शन में 540 जूल दिया हुआ तो ये ऑफकोर्स ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया, JEE एडवांस 2025 के फिजिक्स के पेपर 2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 9 टू क्वेश्चन 12 तक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।